गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये क्लास 8 के लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। क्लास 8 में क्या बताया था? क्लास 8 में वर्क एनर्जी पावर ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें वर्क वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया है और एनर्जी वाला सेक्शन हमने क्या किया था, स्टार्ट किया था। एनर्जी में भी तुमको मैंने टाइप्स ऑफ एनर्जी बता दिया है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, अलग अलग फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं। उनमें से अपने को क्या करना है, अपने को सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी के बारे में जानना होता है। अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी है जिसके बारे में हमें पढ़ना है, उसमें क्या होता है, दो तरह का मैकेनिकल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी के बारे में से पहले वाले लेक्चर में मैंने तुमको बताया था कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके पास एक एनर्जी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी। आज क्या, अच्छा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, जहां पर एम स्टैंड्स फॉर मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वी स्टैंड्स फॉर स्पीड ऑफ द मूविंग पार्टिकल। तो हाफ मास और वी स्क्वायर का जब आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो सॉल्व करने पर जो भी मिलेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बताया था कि काइनेटिक एनर्जी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इससे ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं होता काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी में बस इतना याद रखना कि पार्टिकल का एनर्जी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन इज नोन एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। आज क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। थोड़ा डिफिकल्ट होता है लेकिन आप समझ जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे मैसेज करके अलग से पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसे इतना ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी, आज हम क्या करने वाले हैं, हम एक नए फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। अब ये जो वर्ड है ना पोटेंशियल, ये पोटेंशियल जो वर्ड है वो शायद आपने कभी सुना होगा, तुम्हारे टीचर्स तुमको बोलते होंगे कि यू हैव द पोटेंशियल बट यू आर नॉट परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू योर कैलिबर, या यू आर नॉट परफॉर्मिंग अकॉर्डिंग टू योर पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब होता है हिडन। अगर आप लिटरल मीनिंग सोचोगे व्हाट डू यू मीन बाय पोटेंशियल, तो पोटेंशियल का मतलब होता है हिडन। तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब हिडन एनर्जी। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक तरह से क्या है, हिडन एनर्जी है। अब ये जो हिडन एनर्जी है वो ऐसे दिखेगा नहीं, लेकिन आप इस हिडन एनर्जी को यूज करके कुछ वर्क डन कर सकते हो। जैसे मैं अगर बोलूं कि वो बो एंड एरो का अगर एग्जांपल देखें, बो एंड एरो का अगर मैं एग्जांपल देखूं तो ऐसा कुछ होता है। वो आपने वो मूवी देखी होगी बाहुबली, इस तरह से एक थ्रेड होता है, ठीक है। और या अभी आपने वो देखा होगा रामायण, रामायण महाभारत आपने देखा होगा अभी, उसमें स्वयंवर, अरे उसमें स्वयंवर हुआ होगा तो ऐसा उन्होंने दिखाया होगा, इस तरह से कुछ होता है। कुछ डिजाइन भी बने होते हैं। तुमने स्वयंवर देखा होगा, सीता जी का स्वयंवर हुआ था वो देखा होगा तुमने, और तुमने शायद अपने घर में ये बो एंड एरो तोड़ा भी होगा, तुमने भी अपना स्वयंवर रचाया होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें इस तरह से एक एरो लगा होता है ऐसा, ठीक है। अब ये बो एंड एरो का जो सिस्टम है, अगर आप इसको देखोगे तो मान लो अगर ये ऐसे ही रखा होता तो ये एरो कभी आगे जा रहा होता है क्या, नहीं। इसको अगर एरो को आगे भेजना होता है, ये जो थ्रेड यहाँ पर होता है वो थोड़ा स्ट्रेचेबल टाइप का मटेरियल होता है। स्ट्रेचेबल टाइप का मटेरियल होता है, इसका मतलब जब आप क्या करते हो, आप इसको यहाँ पर फोर्स लगा के ऐसे स्ट्रेच करते हो ना, ऐसे फोर्स लगा के जब आप स्ट्रेच करोगे तो जो थ्रेड है वो क्या होता है, थ्रेड कुछ ऐसा हो जाता है, इस तरह के स्ट्रक्चर का थ्रेड हो जाता है। और ये जो एरो है वो एरो ऐसा आ जाता है। अब जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे ना, यहाँ से जैसे रिलीज करते हो, ये एरो जो है वो हाई स्पीड से आगे मूव करना स्टार्ट करता है क्या। अभी आप ध्यान से सोचना, ये जो एरो है, एरो के पास कुछ ना कुछ मास होगा डेफिनेटली, और ये क्या कर रहा है, कुछ स्पीड v से ट्रैवल कर रहा है। मतलब अगर ये ट्रैवल कर रहा है और इसका कुछ मास है, इसके पास कुछ स्पीड है, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी है एरो के पास। तो ये जो एरो था, ये एरो के पास जो काइनेटिक एनर्जी आया वो कहाँ से आया, उसको किसी ने सप्लाई किया होगा ना। क्योंकि देखो एनर्जी का ऐसा होता है कि एनर्जी को क्रिएट नहीं कर सकते,
एनर्जी को डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आगे तुम सीखोगे, ये बताऊंगा भी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में। सिंपल सा ऐसा बोलते हैं कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। मतलब अभी यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी दिख रहा है मुझे इस एरो के पास, वो कहीं से तो आया होगा ना, तो वो कहां से आया था? बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेच। यहां पर आपने जब इस वायर को स्ट्रेच किया ना, तो वायर को स्ट्रेच करने से क्या होता है, वायर के पास एक एनर्जी आ जाती है। जैसे ही तुमने वायर को स्ट्रेच किया, मान लो वायर था ये जो बो का जो वायर था, उसको अगर तुमने स्ट्रेच किया तो स्ट्रेच करने से उसमें क्या हो गया, एक एनर्जी आ गया। अब वो एनर्जी दिख नहीं रहा हमें, जब तुमने स्ट्रेच किया तो वो एनर्जी हमें दिख नहीं रहा, लेकिन जैसे आप एरो को रिलीज करते हो तो एरो क्या करता है, काइनेटिक एनर्जी से भागना स्टार्ट करता है। इसका मतलब इस सिस्टम के पास एनर्जी था, तभी उसने क्या किया, अपना एनर्जी इस एरो को दे दिया, तो वो क्या कर रहा है, एरो जो है वो आगे भागना स्टार्ट कर रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? एक और एग्जांपल बताता हूँ, ये शायद थोड़ा मुश्किल एग्जांपल हो गया, एक और एग्जांपल बताऊंगा तो उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो ग्राउंड है, इस तरह से ग्राउंड ले लेते हैं, ठीक है, और उसके ऊपर क्या कर दो, एक ब्लॉक रख दो। इस तरह का एग्जांपल पता नहीं मैंने कितनी बार लिया है, ग्राउंड है, ब्लॉक रख दिया है। अब m मास का मैंने क्या कर दिया, ब्लॉक रख दिया, ठीक है। क्या करते हैं ना, इस m मास के ब्लॉक को कुछ हाइट ऊपर ले जाते हैं, m मास के ब्लॉक को क्या करते हैं, कुछ हाइट ऊपर ले जाते हैं। अभी इसको हमने क्या किया, यहां से ग्राउंड से कुछ हाइट ऊपर ले गए, मान लो h हाइट। अब जैसे ही तुम इसको रिलीज करोगे ना, अभी इसको हमने होल्ड करके रखा है, होल्ड नहीं करोगे तो नीचे गिर जाएगा, धरती माता इसको खींच लेगी अपनी तरफ। अब जैसे ही तुम इसको रिलीज करोगे, रिलीज करने से ये क्या करता है, ये भागना स्टार्ट करता है क्या, और जैसे ही ये मूव करना स्टार्ट करेगा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। क्यों सर, इसके पास मास है और उसके पास स्पीड अगर आता जा रहा है, तो जैसे ही रिलीज करते हैं इसके पास काइनेटिक एनर्जी आना स्टार्ट हो जाता है। तो रिलीज करने से ही काइनेटिक एनर्जी आना स्टार्ट हो गया, इसका मतलब जब ये स्टेशनरी था, जब ये रुका हुआ था, तब भी इसके पास कुछ एनर्जी था ना। बात समझ में आ रहा है क्या? हमने क्या बोला कि इस तरह का एग्जाम्पल है अगर, तो जब आप मास को स्टेशनरी होल्ड करके रखोगे तो तुम्हें लग रहा होगा कि ब्लॉक के पास कोई एनर्जी नहीं, ऐसा फील हो रहा होगा अपने को। लेकिन जैसे ही तुम उसको रिलीज करते हो, रिलीज करने से ही वो क्या करता है, नीचे भागना स्टार्ट करता है। और नीचे अगर वो भागना स्टार्ट कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होता है क्या? तो ऑल ऑफ सडन काइनेटिक एनर्जी कहां से आ गया? क्योंकि एनर्जी क्रिएट तो नहीं कर सकते। अगर ऑल ऑफ सडन उसके पास एनर्जी दिख रहा है, मतलब एनर्जी पहले से स्टोर होके था क्या उसके पास? अब पहले से जो एनर्जी स्टोर होके था, जो हमें नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही तुमने सिस्टम को रिलीज किया तो वो एनर्जी दिखना स्टार्ट हो गया, उस तरह के एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को जब तुम ऊपर ले जाके, ऐसे ऊपर ले जाके यहाँ पे होल्ड करके रखोगे ना, तो इसका एनर्जी क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? अब कैसे पता चल रहा है कि सर इसके पास एनर्जी है? तुम जैसे ही रिलीज करोगे, ये क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करना स्टार्ट करेगा। हाँ या ना? इसको भी मैं डिटेल्स और बताऊंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के नाम से। अभी आपको क्या करना है, ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो गया। अच्छा, इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, ये ब्लॉक है, ठीक है। अब मैंने तुमको किसी ने मुझसे पूछा भी था शायद कि सर वर्क और एनर्जी दोनों का ही यूनिट जूल कैसे हो गया, किसी ने पूछा था। तो मैंने आपको उस समय एक एग्जांपल बताया था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है तभी वो वर्क डन कर सकता है, क्योंकि वर्क एनर्जी क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क होता है। उसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। स्टेटमेंट ऐसा याद रखना कि एनर्जी एंड वर्क आर इंटर कन्वर्टेबल। ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट याद रख लेना इसको। नोट क्या लिखेंगे, एनर्जी एंड वर्क, एनर्जी एंड वर्क इज इंटर कन्वर्टेबल। मतलब आप एनर्जी को वर्क से और वर्क को एनर्जी से कन्वर्ट कर सकते हो। सर कैसे? ये एग्जांपल देखो, ये ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है, ये खुद ब खुद ऊपर जा सकता है क्या? अगर ये ब्लॉक है एम मास का, ये खुद ब खुद अपने, मान लो ब्लॉक मैंने रख दिया जमीन पे और सुबह उठ के देख रहा हूँ तो वो रात को मैंने ब्लॉक रखा जमीन पे, ऐसा समझ लो टेबल थी, टेबल पे मैंने बुक रख के छोड़ दिया, सुबह उठ के देख रहा हूँ तो बुक हवा में उड़ी हुई है, ऐसा दिखता है क्या अपने को? नहीं। तो खुद से तो नहीं हो सकता। और अगर किसी घर में खुद से हो रहा है तो वो अपने को क्या करेंगे, तांत्रिक वांत्रिक को बुलाएंगे, भाई
ठीक है, वो फिजिक्स के बाहर की दुनिया है वो। तो अगर खुद से नहीं हो रहा, इसका मतलब अगर ये ब्लॉक को यहाँ से यहाँ जाना था तो वर्क डन करना पड़ेगा क्या? क्यों वर्क डन करना पड़ेगा क्या? क्योंकि मुझे अगर इस ब्लॉक को ऊपर लेके जाना है तो एक फोर्स लगाना पड़ेगा हमें ऊपर के डायरेक्शन में। अगर मैं चाहता हूं कि मैं ब्लॉक को ऊपर लेके जाऊं तो एक फोर्स लगाना पड़ेगा। अब फोर्स इस डायरेक्शन में, ये हमारे पास क्या है? अप्लाइड फोर्स। ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो वर्क डन होता है ना। अब जो वर्क डन मैंने किया, जो वर्क डन मैंने किया वही क्या कर रहा है? इसके एनर्जी को बढ़ा रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? अब तुम ध्यान से सोचो, तुम जितना इसको ऊपर लेके जाओगे उतना ज्यादा इसके पास एनर्जी आता जाएगा क्या? सर कैसे पता चला आपको? क्योंकि तुम एक ऑब्जेक्ट को क्या करो, कम हाइट से गिराओ और एक ऑब्जेक्ट को ज्यादा हाइट से गिराओ। तुम जब देखोगे ना, तो जब तुमने कम हाइट से गिराया था तो जब वो जमीन को हिट करेगा तो कम स्पीड से हिट करेगा, लेकिन जितना ऊपर से उसको ड्रॉप करते हैं वो उतना ज्यादा स्पीड से हिट करता है क्या? बात समझ में आ रहा है? नहीं समझ में अगर आ रहा हो, कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है? ये सब पहली बार आप सीख रहे हो, शायद ऐसा कुछ आपने कभी नहीं पढ़ा था। तो हम क्या बोल रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है? तो पोटेंशियल एनर्जी एक हिडन एनर्जी है जो हमें नहीं दिखता। पोटेंशियल एनर्जी कब दिखेगा? जब पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होकर काइनेटिक एनर्जी में बदलना स्टार्ट हो जाता है, तब हमें पता चलता है कि हाँ उसके पास कुछ एनर्जी थी। अब मैं इस वाले केस में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये ब्लॉक मान लो यहाँ पे ग्राउंड पे रखा हुआ है, कोई टाइम था t = 0 सेकेंड, उस टाइम पर ये ब्लॉक जो है वो ग्राउंड पे इस तरह से रखा हुआ है। अब ये खुद ब खुद ऊपर जा सकता है क्या? नहीं। अगर मुझे उसको ऊपर ले जाना है, मान लो इसको मुझे h मतलब कुछ भी हो सकता है, 10 20 मीटर 30 मीटर कुछ भी हो सकता है। अगर मैं इसको h मीटर ऊपर लेके जाना चाहता हूं तो मुझे इसमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन करने के लिए मैंने क्या बोला कि इसमें कुछ F फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ऊपर के डायरेक्शन में। अब ये फोर्स इनटू ये डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ही तो वर्क डन हुआ ना। अब जो वर्क डन तुमने किया वो गया कहां? जो भी तुमने वर्क डन किया, जैसे यहां पर अगर मैं बोलूं कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, अगर मैं वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कैलकुलेट करूं तो अप्लाइड फोर्स का वर्क डन कहां पर है? F इंटू एच का है ना। अब तुम सोचो है ना कि सर ये जो मैंने वर्क डन किया वो गया कहां? तो ये जो वर्क डन था वो क्या हो गया? वो इसके एनर्जी में स्टोर होता जा रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? जो भी आपने वर्क डन किया ना, जैसे मैंने ये क्या बताया कि एनर्जी और वर्क इंटर कन्वर्टेबल है। तो एनर्जी और वर्क इंटर कन्वर्टेबल है, इसका मतलब जो भी आपने वर्क डन किया था इसको ऊपर लिफ्ट करने में, वही इसके एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो जब ये यहाँ पर स्टेशनरी, जब आपने इसको होल्ड करके रखा है, तब इसके पास कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि इसके पास एनर्जी है? तुम जैसे ही रिलीज करोगे ये क्या करेगा? नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा। नीचे गिरना स्टार्ट कर देगा मतलब तुरंत में इसके पास काइनेटिक एनर्जी आना स्टार्ट हो जाएगा क्या? तो अगर इसके पास जितना एनर्जी पहले था, बाद में एक स्टेटमेंट और भी याद रखना है कि ऑब्जेक्ट का एनर्जी जो है वो हमेशा फिक्स है, वो चेंज नहीं हो रहा। मतलब इसका एनर्जी जो है वो फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं हो रहा। तो अगर इसका एनर्जी, यहाँ पर जो एनर्जी था वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा ना। तो इस स्टेट में जो एनर्जी है उसको हम क्या बोल रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है? तो पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं डिफाइन करूं, पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी मतलब हिडन एनर्जी। अब ऐसे लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तुम अगर बुक्स में देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन वो क्या करेंगे, इस तरह से बताएंगे, द एनर्जी स्टोर्ड, द एनर्जी stored in an object by virtue of, virtue का मतलब होता है means of, by virtue of its position, by virtue of its position, configuration, arrangement, etc. Arrangement, etc. The energy stored in an object by virtue of its position, configuration, arrangement, etc. is known as its potential energy, is known as its potential energy. देखो बहुत ही ज्यादा क्लियरिटी होगी ये तो मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा बहुत बेसिक आप समझ जाओगे पोटेंशियल एनर्जी का क्या है। जब भी आप क्या करोगे, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर दो। जैसे तुमने वो देखा होगा, जो बॉल्स होते हैं, क्रिकेट के बॉल्स होते हैं, जो क्रिकेट के बॉल्स होते हैं वो क्या होता है
जब आप उसको वॉल पे ऐसे फेंकते हो, मान लो एक बॉल है ऐसे, इस तरह से एक बॉल था, ठीक है, और हमने क्या किया, यहां पर एक क्रिकेट का बॉल फेंक रहे हैं। अब जैसे आप क्रिकेट के बॉल को फेंकते हो तो ये जब बॉल को हिट करता है, रबर बॉल जब होता है, बॉल को जब ये हिट करेगा तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, ये ऐसे इस तरह का शेप का हो जाता है। अच्छा, अब जैसे ही इसका शेप चेंज हुआ, यहां पर इसके पास कौन सा एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये अभी मूव कर रहा था। अगर ये मूव कर रहा था तो इसके पास कौन सा एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी। अब जैसे ये बॉल को हिट किया, इसका स्पीड तो जीरो हो गया ना, स्पीड जीरो हो गया मतलब काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी कहां गया, तो काइनेटिक, देखो इसका शेप चेंज हो गया, शेप चेंज हो गया मतलब अब इसके पास क्या आ गया, पोटेंशियल एनर्जी। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे कौन सी एनर्जी थी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी थी, शेप चेंज हो गया तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अच्छा, अब जैसे ही ये अपने शेप को वापस से रीगेन करेगा, अब ये क्या करता है, ऐसे दीवार पे भेज रहा तो चिपका तो नहीं रहता है ना, ये क्या करता है, अपने शेप को रीगेन करना स्टार्ट करता है, और जैसे ये शेप को वापस से रीगेन कर लेता है, ये क्या करता है, अब पीछे भागना स्टार्ट करता है क्या। तो जब इसने अपने शेप को रीगेन कर लिया तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, और वापस इसके पास क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी आ गया। बात समझ में आ रहा है क्या? तो अगर आप देखोगे तो एनर्जी जो था वो कभी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में दिख रहा है, अगर शेप चेंज हो गया तो अब इसके पास कौन सा एनर्जी आ गया, पोटेंशियल एनर्जी आ गया। अब पोटेंशियल एनर्जी जैसे ये अपना शेप वापस से रिगेन कर लेगा तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी जो इसके पास था वो वापस से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? बात समझ में आया है क्या? तो ऐसा कोई भी एनर्जी जो ऑब्जेक्ट के पोजीशन, यहाँ पे शेप भी लिख लेना, ऑब्जेक्ट के पोजीशन, शेप, कॉन्फ़िगरेशन, इस पे डिपेंड करता है, उस तरह की एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैंने तुमको ग्रेविटेशन वाला जो एग्जांपल बताया, ये जो ग्रेविटेशन वाला एग्जांपल है, देखो ज्यादा डिटेल में तुमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ही जानना है। ये ग्रेविटेशन वाले केस में हमने क्या बताया था कि अगर यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है ऐसे, एम मास का ब्लॉक है, और इस ब्लॉक एम मास के ब्लॉक को हम क्या करते हैं, अगर इस तरह से एच हाइट ऊपर ले जाते हैं, अगर इसको क्या करेंगे, इस तरह से एच हाइट ऊपर ले जाएंगे तो खुद से तो जा नहीं सकता है ना। अब यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि देखो पहले क्या था, ग्राउंड और ब्लॉक ऐसे रखा हुआ था, अब मैंने इसका पोजीशन चेंज किया ना, पहले ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ था, अब ब्लॉक को मैंने यहाँ पे ला दिया, मान लो ये इसका इनिशियल पोजीशन है, ये इसका इनिशियल पोजीशन है, और ये क्या हो गया, ये इसका फाइनल पोजीशन हो गया। तो इनिशियल पोजीशन, अब अगर पोजीशन चेंज होगा तो पोजीशन चेंज होने से जो एनर्जी स्टोर होता है उसी को तो पोटेंशियल एनर्जी बोल रहे हैं। अब इसको तुम ऐसा भी समझ सकते हो, इसको क्या समझ सकते हो, मैं अगर आपको बोलूं ना तो पोटेंशियल एनर्जी का ये डेफिनेशन याद रखना, ये बाद में बहुत काम आएगा तुम्हारे पास। ऐसा लिखना, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप, किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप, अरेंजमेंट या पोजीशन को चेंज करने के लिए, या पोजीशन को चेंज करने के लिए, चेंज करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट, ये मैं समझा दूंगा, इतना टेंशन मत लेना, एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क डन करेगा, जो भी वर्क डन करेगा वो ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाता है, ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जाता है in the form of its potential energy। ठीक है, ये डेफिनेशन अगर तुमको याद रहेगा ना तो तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा समझने में। किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप को, अरेंजमेंट को या पोजीशन को चेंज करने के लिए एक्सटर्नल एजेंट जो भी वर्क करता है, जैसे यहाँ पर इसका पोजीशन खुद से नहीं चेंज हो सकता था, अगर तुमको इस ब्लॉक का पोजीशन चेंज करना है तो एक्सटर्नल एजेंट को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट मतलब बाहर से कोई आदमी को या बाहर से किसी इंसान को इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, या बाहर से एक फोर्स लगाना पड़ेगा। तो बाहर से जो फोर्स लगाया गया है, इस फोर्स का जो वर्क डन होता है ना, वही इस ऑब्जेक्ट में स्टोर हो जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रहा है?
अब अगर तुम और एग्जांपल सोचोगे, जैसे वो वॉल वाला जो एग्जांपल मैंने बताया था, वॉल वाले में अगर ये वॉल नहीं होता तो ये जो बॉल था, बॉल का शेप चेंज हो सकता था क्या? अगर ये वॉल नहीं होता तो बॉल का शेप चेंज हो रहा है क्या? नहीं। जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा तब इसका शेप चेंज हुआ ना। मतलब यहां से एक फोर्स आया, यहां से एक फोर्स आया, इसने वर्क डन किया, तब जाके इसका शेप चेंज हुआ। तो बाहर से जो फोर्स लगेगा, जो ऑब्जेक्ट के शेप को या ऑब्जेक्ट के पोजीशन को या उसके अरेंजमेंट को चेंज करेगा, उस फोर्स के वर्क डन के कारण ऑब्जेक्ट के पास एक एनर्जी स्टोर हो जाता है, जिसको ही हम क्या बोलते हैं, उसका पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। देखो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तुम लेक्चर को 2-3 बार अगर देखोगे ना, जो मैं एग्जांपल्स जो बता रहा हूँ उसको अगर बार बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब इसके अगर और मैं एग्जांपल्स तुमको बता दूं, एग्जांपल से ही समझा सकते हैं, क्योंकि अपने में ज्यादा मैथ्स है नहीं, अपने में ज्यादा डिटेल्स में यहाँ पे है नहीं, एग्जांपल ही अपने को समझना है। अब यहाँ पे हम अगर एग्जांपल और देखें, नेक्स्ट एग्जांपल, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम कैसे बताएंगे? स्प्रिंग देखा है क्या हमने? जैसे मान लो इस तरह का हमारे पास एक अरेंजमेंट है। अब तुमने देखा होगा ये स्प्रिंग ऐसे है। मान लो स्प्रिंग को मुझे प्रेस करना है, जैसे ही मैं स्प्रिंग को प्रेस करता हूं, ये स्प्रिंग खुद ब खुद तो प्रेस होगा नहीं ना, स्प्रिंग को प्रेस करने के लिए क्या करना पड़ेगा? फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तुम जैसे ही यहाँ पर फोर्स अप्लाई करोगे तो स्प्रिंग में क्या होता है? कंप्रेशन आ जाता है। अब जैसे ही तुम फोर्स हटाते तो स्प्रिंग वापस अपने ओरिजिनल शेप में आने की कोशिश करता है क्या? इसका मतलब क्या था? जब तुम इसको ऐसे कंप्रेस कर रहे थे, तुम इसके शेप को चेंज कर रहे थे क्या? जब इसको तुम ऐसे फोर्स अप्लाई कर दिए, हमारे पास क्या है? बाहर से फोर्स अप्लाइड है, तो बाहर से जब तुमने फोर्स अप्लाई किया तो वो जो फोर्स है वो क्या करे? इसके शेप को चेंज करने की कोशिश कर रहा है। अब जब इसका शेप चेंज हो रहा है, तो शेप चेंज होने के कारण इसके पास क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता जा रहा है। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रहा है? तुम जैसे ही फोर्स हटाते हो, ये स्प्रिंग वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करता है क्या? या तुम जब स्प्रिंग को स्ट्रेच करके देखो, मान लो ये स्प्रिंग था, ऐसा स्प्रिंग था नेचुरल में, ठीक है। अब मान लो मैंने इस पे फोर्स इधर अप्लाई किया और मैं इसको इलोंगेट करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मान लो जब इलोंगेट किया तो ऐसा कुछ आ गया। अब जैसे ही तुम फोर्स हटाओगे, ये जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स जैसे ही रिमूव करोगे, ये वापस से अपने शेप में आ जाता है क्या? इसका ये मतलब है कि जो भी बाहर से वर्क डन किया जा रहा है ऑब्जेक्ट के शेप को चेंज करने के लिए, वो ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जा रहा है इन द फॉर्म ऑफ इट्स पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी ऐसे नहीं दिखेगा। पोटेंशियल एनर्जी कब दिखेगा? जब वो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, तब तुम पोटेंशियल एनर्जी क्या कर पाओगे? आइडेंटिफाई कर पाओगे। बात समझ में आया है क्या? ठीक है। देखो आज का लेक्चर थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ऐसा कोई नहीं बोलूंगा कि बहुत ही आसानी समझ में आएगा, ऐसा कुछ शायद तुमने पहले नहीं पढ़ा। अब देखो हमें एक तो बस ये समझना है कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है, और हमें कुछ डेफिनेशन या 2 फॉर्मूलेज याद रखने हैं। क्या याद रखना है? सबसे पहला याद रखना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहां पे यूज करेंगे? इस तरह के डायग्राम में। मैंने आपको क्या बताया था कि अगर एक ऑब्जेक्ट है m मास का, हमारे पास अगर इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है m मास का, और अगर मैं इसको h हाइट ऊपर ले जाके रख दूं, तो जैसे ही तुम इसको h हाइट ऊपर ले जाओगे, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आना स्टार्ट हो जाएगा। मान लो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे चला गया ना, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। जब इसको h हाइट ऊपर ले जाओगे, तब आप इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे? पोटेंशियल एनर्जी लिख दोगे m into g into h, ये पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। अब इसको एज अ फॉर्मूला तुमको याद रखना है। m मास का ऑब्जेक्ट है, अगर उसको h हाइट, ग्राउंड से h हाइट ऊपर ले जाओगे, तो उसके पास कितना पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा? m into g into h का। जितना ज्यादा हाइट ऊपर ले जाओगे उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। जितना कम हाइट जितना कम हाइट मूव कराओगे उतना कम पोटेंशियल एनर्जी। और क्या याद रखना है? एक याद रखना है अपने को, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या है? सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला कहां से आया, कैसे आया, ये नहीं सोचना अपने को। स्प्रिंग हमने जब देखा, मैंने क्या बताया कि मान लो एक स्प्रिंग है ऐसा, जब स्प्रिंग में कोई इलोंगेशन या कोई कंप्रेशन नहीं होता, जैसे स्प्रिंग जो है वो रिलैक्स है अभी, तो इसको क्या बोलते हैं? स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ। स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं है, कोई इलोंगेशन नहीं है, तो ये एनपी का मतलब क्या है? नेचुरल लेंथ।
बहुत सारी चीजें अगर मैं नहीं लिख रहा हूँ तो मैं बताता हूँ, तुम बाद में मैसेज करके पूछते हो कि सर ये क्या था क्या था। एनपी का मतलब है नेचुरल लेंथ। जब स्प्रिंग पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो स्प्रिंग जिस लेंथ में होता है उसको क्या बोलते हैं, स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ। मान लो मैंने क्या किया, फोर्स ऐसा अप्लाई किया इस डायरेक्शन में। अब अगर मैंने फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई किया है तो फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करने से क्या होगा, ये जो स्प्रिंग है ये कुछ अमाउंट से कंप्रेस हो जाएगा। क्या मान लो एक्स अमाउंट से क्या हो गया, कंप्रेस हो गया, एक्स अमाउंट से कंप्रेस हो गया। या अगर मैं क्या करता, मैं अगर फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई करता तो एक्स अमाउंट से इलोंगेट हो जाता। स्प्रिंग या तो कंप्रेस हो सकता है या क्या हो सकता है, इलोंगेट हो सकता है। दोनों ही केसेस में स्प्रिंग या तो कंप्रेस हो जाए या स्प्रिंग इलोंगेट हो जाए, दोनों ही केसेस में स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ के एक्स स्क्वायर। अब देखो ये सब फॉर्मूला बहुत ही लॉजिकल है। तुम जितना ज्यादा कंप्रेस करना चाहोगे उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा क्या एक्सटर्नल एजेंट को। जितना ज्यादा कंप्रेस कर दिया उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा ना। अच्छा ये के क्या होता है, के यहाँ पर एक कांस्टेंट है, यहाँ पर के कांस्टेंट होता है जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। ये मैं नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको बता दूंगा के का मतलब क्या है। अभी बस इतना समझ लो कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या मतलब, जितना ज्यादा कंप्रेशन जितना ज्यादा इलोंगेशन उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगा। और इस केस में भी अगर आप ध्यान से देखोगे ये एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तुम जितना हाइट ऊपर ले जाना चाहोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। आज का लेक्चर थोड़ा मुश्किल है या थोड़ा नया टाइप का है, तो आप ध्यान से देखना। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर तुमको लगता है कि लेक्चर में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है किसी भी तरह का, तो मुझे जरूर बताना, ठीक है। देखो तुम अगर अपने प्रॉब्लम्स रेज करोगे ना तो मुझे उसमें कोई इशू नहीं, लेकिन अगर तुम प्रॉब्लम नहीं रेज कर रहे हो तब जाके टेंशन है, ठीक है। अगर तुमको नहीं लेक्चर समझ में आया, कुछ भी छोटा सा छोटा डाउट भी अगर तुमको लगता है, तुम क्वेश्चंस पूछो, तुम फ्री हो क्वेश्चंस पूछने के लिए। तुम क्वेश्चंस नहीं पूछोगे, बेवकूफों के जैसे बैठे रहोगे तब टेंशन है, ठीक है। चलो इतना ही रहने देते हैं आज।